हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 28वीं बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने नियामकों से ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से अनधिकृत ऋण के प्रसार को रोकने के लिए और उपाय करने को कहा है। इससे एक बार फिर ऑनलाइन ऐप्स या वेब प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दिया जाने वाला ऋण, जिसे डिजिटल ऋण कहा जाता है, चर्चा में आ गया है। आइए जानते हैं कि डिजिटल ऋण क्या है। डिजिटल ऋण का अर्थ ऑनलाइन ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। इसमें वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देना, ग्राहक अधिग्रहण, क्रेडिट मूल्यांकन, ऋण अनुमोदन, संवितरण, वसूली और संबंधित ग्राहक सेवा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है। नए जमाने के ऋणदाताओं के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता का श्रेय स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच, क्रेडिट रेंज लचीलेपन और तेजी से ऑनलाइन लेनदेन को दिया जा सकता है। इसमें अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें यानी बाय नाउ पे लेटर जैसे उत्पाद शामिल हैं, जो एक वित्तपोषण विकल्प या अल्पकालिक ऋण है। यद्यपि बाय नाउ पे लेटर किसी को तुरंत भुगतान करने की चिंता किए बिना उत्पाद खरीदने या सेवा का लाभ उठाने की अनुमति देता है। अब समझते हैं कि आखिर डिजिटल ऋण को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है। 2022 में प्रकाशित RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल लोन ऐप्स भारत में हैं। केंद्रीय बैंक की इस रिपोर्ट में 600 लोन ऐप्स को अवैध चिह्नित किया गया है और कहा गया है कि कम आय वाले और वित्तीय रूप से अकुशल भारतीय इनके निशाने पर हैं। ये ऐप ज़्यादातर कम आय वाले और वित्तीय रूप से कमज़ोर भारतीयों को लक्ष्य करके 2,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच छोटी रकम उधार देते हैं। ये ऋण भारी ब्याज दरों और जबरन वसूली वाले नियमों और शर्तों के साथ आते हैं, जिनका उधारकर्ताओं के पास कोई सहारा नहीं है। ये ऋण की अधूरी आवश्यकता का फायदा उठाकर इन उधारकर्ताओं की कमजोरियों को बढ़ाता है। साथ ही ऐसे ऐप्स खतरनाक हैं क्योंकि रिकवरी एजेंटों द्वारा उत्पीड़न के कारण हाल के दिनों में कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। 2021 में अकेले हैदराबाद में एजेंटों द्वारा उत्पीड़न के कारण कम से कम 6 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा केवल एक टैप से उधारकर्ता इन ऋणदाताओं को अपने फ़ोन पर सब कुछ एक्सेस करने की अनुमति देते हैं। ऋणदाता को पैन और आधार विवरण जैसी जानकारी तक भी पहुंच मिलती है तथा लोन एडवांस देने के बहाने ऐप्स ग्राहकों के फ़ोन से सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल बाद में कंपनी किसी अन्य वित्तीय अपराध को अंजाम देने के लिए कर सकती है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ED की ओर से की गई जांच में यह खुलासा हुआ है कि ऋण सट्टेबाजी और डेटिंग से संबंधित 100 से अधिक ऐप्स ने सफलतापूर्वक हजारों करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया और उन्हें चीन वापस भेज दिया। वहीं डिजिटल ऋण को विनियमित करने के लिए उठाए गए प्रयास को देखें तो अनधिकृत डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्मों के साथ साथ मोबाइल ऐप्स के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए RBI को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। सितंबर 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने उपयुक्त अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और अवैध ऋण ऐप्स पर एक बहु एजेंसी कार्रवाई शुरू की। अवैध ऋण ऐप्स के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए RBI को कानूनी ऋण ऐप्स की एक श्वेत सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। RBI को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स का पंजीकरण एक समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए। गौरतलब है कि एक पेमेंट एग्रीगेटर व्यापारियों के ऑनलाइन लेन देन के प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार तीसरे पक्ष के रूप में कार्य करता है। RBI को ऐसे ऐप ऑपरेटरों द्वारा उनके दुरुपयोग से बचने के लिए निष्क्रिय गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने के लिए भी कहा गया है। सरकार ने दिसंबर 2023 में संसद को सूचित किया कि गूगल ने अप्रैल 2021 और जुलाई 2022 के बीच अपने प्ले स्टोर से 2500 से अधिक धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स को निलंबित या हटा दिया है। भारत डिजिटल ऋण क्रांति के कगार पर है, किंतु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऋण जिम्मेदारी पूर्वक दिए जाए। साथ ही डिजिटल ऋणदाताओं को सक्रिय रूप से एक आचार संहिता विकसित करनी चाहिए और उसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जो प्रकटीकरण और शिकायत निवारण के स्पष्ट मानकों के साथ अखंडता, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों को रेखांकित करती हो। इसके अलावा तकनीकी सुरक्षा उपाय स्थापित करके डिजिटल ऋण देने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ग्राहकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना भी महत्वपूर्ण साबित होगा।